वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 22 ऑफ माय ऑब्सेशन। जहान के स्कूल के पास जूही उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। जहान जैसे ही बाहर आया, जूही ने झट से उसे गोद में उठा लिया और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। जहान बाबा, आज मैं आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ, जूही ने कहा। लेकिन किससे जूही आंटी? जहान मासूमियत से बोला। आपके पापा से। जूही ने इतना कहा तो जहान का चेहरा आश्चर्य से भर गया। पापा? जूही अब तक काफी आगे बढ़ चुकी थी। उसने जहान को गोद से उतारा और सामने की तरफ इशारा किया। देखो, आपके पापा आपका इंतजार कर रहे हैं। जहान ने सामने की तरफ देखा, जहां पर कुछ कदम दूर जेसल खड़ा था। उसने हमेशा की तरह ब्लैक हुडी पहना हुआ था, लेकिन जहान के सामने आते ही उसने भी हुडी का केप अपने सिर से हटा दिया था। जहान अभी एकटक जेसल को निहार रहा था। जेसल अपने कदम बढ़ा जहान के नजदीक आया तो उसके चेहरे को देख जहान जल्दी से जूही के पीछे छुप गया। जहान को उसे डरते हुए देख जेसल का चेहरा दर्द से भर उठा। उसने एक नजर जूही को देखा। जूही ने बदले में अपनी पलकें झपका दी। अगले ही पल जूही पीछे मुड़ी और जहान के सामने घुटनों पर बैठ गई। जहान बाबा, आप तो मिलना चाहते थे ना अपने पापा से। अब देखो, आपके पापा खुद आपसे मिलने आए हैं। अब आपके कोई फ्रेंड आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपके पास पापा नहीं है। जाओ मिलो अपने पापा से। जहान ने सहमी नजरों से जेसल को देखा, फिर दोबारा जूही के कपड़ों के पीछे छुप गया। मुझे डर लग रहा है जूही आंटी, ये मेरे पापा नहीं है। जहान के मुंह से ऐसी बातें जेसल को बेहद तकलीफ दे रही थी। फिर भी वह खामोश खड़ा था, क्योंकि इस वक्त वह पूरी तरह से बेबस था। अपने बच्चे के साथ किसी किस्म का गुस्सा या जबरदस्ती नहीं कर सकता था। जूही ने फिर से जहान का हाथ पकड़ा और बोली, आपने फोटो देखी है ना अपने पापा की? याद करने की कोशिश करो, वे ऐसे ही दिखते थे ना। लेकिन उनके फेस पर ये नहीं था। जहान का इशारा जेसल के गाल और माथे पर बने निशानों पर था। जूही कुछ कहने को हुई कि तभी जेसल ने अपने हाथ का पंजा दिखा, उसे रुकने का इशारा किया। जेसल खुद जहान के सामने आया और उसके सामने मासूम चेहरे को देखते हुए बोला, ये निशान फाइट करने से आए हैं बच्चे। पापा ने फाइट की थी, इसलिए ऐसे चोट लग गई। आप भी तो फाइट करते हो। मम्मा आपको इसलिए मना करती है फाइट करने से। अगर आप मम्मा की बात नहीं मानोगे तो फिर ऐसे आपको भी चोट लगेगी। अब धीरे धीरे करके जहान फैसल के नजदीक आया तो जैसल ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। जहान ने अपने नन्हे हाथों से जैसल के चेहरे के घावों को छुआ तो जैसल का रोम रोम खिल उठा। जैसल हद से ज्यादा जज्बाती था। इस वक्त कुदरत ने मानो सारी जिंदगी की खुशियां समेट कर इस लम्हे के जरिए उसकी झोली में डाल दी थी। उन निशानों को देखते हुए जहान ने मासूमियत से कहा, आपको दर्द हो रहा है? पहले हुआ था बेबी, पर अब नहीं हो रहा। जैसल जहान के चेहरे को देखते हुए बोला। अगले ही पल जहान ने जैसल के गाल और उसके माथे को मासूमियत से चूम लिया। इस लम्हे में जैसल के दिल में एक नया एहसास ने दस्तक दी। आखिर आज पहली बार वह इन जज्बातों को महसूस कर रहा था। एक बाप के जज्बात अपने बेटे के लिए। उसकी आंखों में कुछ नमी आ गई। अपने बेटे को बाहों में उठाए हुए उसके प्यार को पाने का मौका मिल रहा था। उसे 4 सालों बाद आखिरकार अपने बेटे से मिला था वो। जहानपुर ने टिमटिमाती आंखों से जैसल के घाव को देखा और बोला, ठाकुर जहान प्रताप सिंह आज के बाद कभी फाइट नहीं करेगा, नहीं तो फिर ऐसे चोट लग जाएगी। फिर मैं बिल्कुल क्यूट नहीं लूंगा, फिर कोई मुझसे भी प्यार नहीं करेगा। जहान की बातें सुन जैसल के लबों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने हल्के से जहान का गाल थपथपाया और बोला, मेरा समझदार बच्चा, मेरा लाल। जहान ने अपनी दोनों बाहें जैसल के कंधे पर डाली और उसे देखते हुए बोला, आप मम्मा से कट्टी हो, मम्मा से गुस्सा हो। जैसे उसे गोद में लिए आगे बढ़ा। नहीं, ऐसा तो नहीं है बेबी, बल्कि मम्मा मुझसे कट्टी है। बट डोंट वरी पापा, मम्मा को मना लेंगे। लेकिन जब तक मम्मा और पापा की बट्टी नहीं हो जाती, आप मम्मा को ये नहीं बताना कि पापा से मिल चुके हो, राइट? और पापा, मैं मम्मा को अभी नहीं बताऊंगा, जब आप दोनों की बट्टी हो जाएगी तब बताऊंगा। लेकिन फिर आप हमारे साथ घर पर रहोगे ना, जिस सबके पापा रहते हैं? जहान शिकायती लहजे में बोला। जैसल ने कुछ पल उसे निहारा, लेकिन जहान के सवाल पर जवाब शायद उसके पास नहीं था। वे बात को बदलते हुए बोला, अच्छा ये बताओ कि क्या खाओगे आप? जहान अपनी उंगली से अपने दिमाग में टेप करते हुए बोला, पिज्जा फिर आइसक्रीम। जैसल मुस्कुराकर बोला, चलो फिर पार्टी करते हैं। दोनों इतना किया जैसल जहान को गोद में लिए हुए एक होटल के अंदर गया। उसने बड़ी प्यार से जहान को चेयर पर बिठाया और खुद भी उसके सामने बैठ गया। जैसल ने ऑर्डर किया और फिर जहान से बातें करने लगा। जहान भी अपने चेहरे पर मासूमियत समेटे हुए बेमतलब की बातें किए जा रहा था और ये बिना सिर्फ पैर की बातें सुनने में जेसल को कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि वे उसके बेटे के मुंह से बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। वो अपनी आंखों में नमी भरी अपने जज्बातों को समेटे हुए एकटक जहान को निहार रहा था। हवेली में राका इस वक्त फ्रंट एरिया में खड़ा था। वे इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था, शायद किसी के इंतजार में था। तभी उसकी नजर कार पर पड़ी जो अभी अभी वहां कर रुकी थी। राका ने दांत पीसते हुए कहा, इसकी तो खैर नहीं। वो आगे बढ़ा और कार तक पहुंचा। जहान कार से उतरा और राका की तरफ देखते हुए बोला, हेलो राका बाय, कैसे हो? राका की नजर जहान के चेहरे पर टिक गई, क्योंकि आवाज उसका चेहरा हद से ज्यादा खिला हुआ और खुश मालूम पड़ रहा था। जूही कहाँ रह गई थी? राका ने मुझे फोन किया कि जहान की स्कूल का टाइम 1 घंटे पहले खत्म हो चुका है, लेकिन तुम अभी तक घर नहीं आए। ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। इतनी टेंशन हो रही थी मुझे कि हॉस्पिटल छोड़कर यहाँ आना पड़ा। क्या गैर जिम्मेदारी है ये सब आहना ने कहे, जो कि अभी अभी यहाँ पर आई थी। आहना को देख जहान दौड़ कर आया और उसके पेट पर अपनी बाहें लपेट कर खड़ा हो गया। मम्मा, आज जहान बहुत खुश है और आप प्लीज जूही आंटी को मत डांटो, वो बहुत अच्छी है।
अरे लेकिन आहाना जहान से कुछ सवाल करती लेकिन उसके पहले ही जहान दौड़कर अंदर की तरफ भाग गया। राका और आहाना दोनों की नजर जूही पर थी। जूही सिर झुका के बोली, माफ करिए बड़ी ठाकुराइन, मेरा फोन चार्ज नहीं था इसलिए कब बंद हो गया, मैं ध्यान नहीं दे पाई। और जहान बाबा के स्कूल के रास्ते में कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से काफी लंबा जाम लगा हुआ था, इसी कारण हम इतना ज्यादा लेट हो गए। अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो आप ड्राइवर से पूछ लीजिए। जूही की बात सुन राका की नजरें उस पर और ज्यादा गहरी हो गई। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे जूही पर जरा भी यकीन नहीं। लेकिन आहना ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा अपना फोन चार्ज रखना। मुझे और राका को काफी टेंशन हो गई थी। जूही ने सहमति में अपना सिर हिला दिया। आहना अंदर की तरफ चली गई। जूही भी आगे बढ़ रही थी कि राका ने उसका हाथ पकड़ लिया। जूही ने उसे तीखी नजरों से देखा, क्या कर रहे हैं आप? राका ने उसे खींचकर अपने करीब किया और बोला, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, क्या छुपा रही हो? लिटिल जेम्स को स्कूल में लाने में इतनी देर क्यों लगा दी? सब कुछ सच सच बताओ। मैंने बड़ी ठकुराइन को बता दिया है जो भी सच है। और आपको सफाई देना जरूरी नहीं समझती, मैं राका को जरूर नहीं समझती, मैं राका को इतना कह जूही ने अपना हाथ छुड़ा लिया। राका उसे तीखी नजरों से घूरता रहा। जूही ने एक पल उसे घूरा फिर आगे बढ़ने को हुई। तभी राका उसके सामने आ गया। उसने अगले ही पल जूही के माथे पर बंदूक तान दी, जिसे देख जूही की आंखों में खौफ भर आया। वह सहमी नजरों से राका को देखती तभी उस गन को जो इस वक्त उसके हाथ पर पहुंचती। राका दांत पीसते हुए बोला, नौकरानी हो तो वही बनकर रहो, अगली बार मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाई तो ये बॉडीगार्ड इस नौकरानी को जान से मार देगा, समझ गई? जूही की बड़ी बड़ी काली आंखों में डर के साथ साथ आंसू भी भर आए थे। वो राका से 2 कदम दूर हुई और दौड़कर अंदर की तरफ भाग गई। राका अपनी आंखों में शक भरे उसे जाते हुए देखता रह गया। शाम का वक्त। आहना इस वक्त अपने कमरे में थी। तभी गेट नॉक हुआ। आहना ने दरवाजा खोला तो बाहर राका खड़ा हुआ था। क्या हुआ? आहना बोली, गांव के लोग आए हुए हैं बाहर, आपसे मिलना चाहते हैं। राका की बात सुना आहना ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। आती हूँ, इतना कहकर सोफे में रखी अपनी चुन्नी उठाई और उसे अपने सीने पर डालते हुए कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद आहना इस वक्त हवेली के फ्रंट एरिया में उसी कुर्सी पर बैठी हुई थी जिस पर मुकुट बैठा करते थे, यानी कि न्याय की कुर्सी। तभी आहना की नजर एक लड़के पर पड़ी जो कि बिल्कुल अधमरा दिखाई दे रहा था। उसके शरीर से काफी खून निकल रहा था और पूरे बदन में चोटों के निशान थे। राका, उसे उठाओ पहले, क्या हुआ उसे? किसने ऐसी हालत की थी? आहना ने अपने सामने बैठे लोगों की तरफ देखा। राका ने अब तक उस लड़के को एक चेयर पर बैठा दिया था। तभी एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, इस पर अपनी इतनी दया ना करे बड़ी ठाकुराइन, ये एक बलात्कारी है। उस आदमी की बात सुन आहना ने उस लड़के को देखा जिसने अपना सिर पूरी तरह से झुका कर रखा था। फिर भी दूसरा आदमी खड़ा हुआ। वह अपनी तेज आवाज में बोला, बड़ी ठाकुराइन, लगभग 5 बरस पहले इसने मेरी बेटी ललिता की इज्जत लूटी थी। उसके साथ किया था। ठाकुर साहब ने इसे पुलिस के हवाले करवाया था। 5 साल ये जेल में रहा और जब से बाहर आया है फिर से मेरी बेटी ललिता के आगे पीछे घूम रहा है। हम सब ने मिलकर इसे बहुत पीटा और तभी इसकी ऐसी हालत हुई है। लेकिन हम सब इसे सजा देने से पहले आपके पास न्याय मांगने आए हैं। हम चाहते हैं आप इसे मौत की सजा सुनाएं। हम सबके सामने आप इसे गोलियों से भून देने का हुक्म फरमाएं। इस आदमी की बात सुन आहना के माथे पर बल पड़ गया। मुकुट के जाने के बाद इन 4 सालों में उसने इस गांव के लोगों का हर मामला सुलझाया था, लेकिन आज इस मामले में पहली बार वो बिल्कुल फ्रिज रह गई थी। वो कुछ पल खामोश रही, फिर उस लड़के की तरफ देखते हुए बोली, तुम अपने गुनाह की सजा भुगत कर बाहर निकले हैं, 5 साल से जेल में थे, तो फिर से वही गुनाह क्यों कर रहे हो? एक बार उस लड़की के साथ इतना बुरा सलूक कर चुके हो तो दोबारा क्यों उसकी जिंदगी तबाह करना चाहते हो? वो लड़का हाथ जोड़े हुए बोला, मैं फिर से उसे तंग नहीं कर रहा था बुरी ठाकुराइन, मैं बस उसकी माफी चाहता था, इसलिए उससे माफी मांगने की खातिर उसके आगे पीछे भटक रहा था। आहना गुस्से में बोली, तुम्हारे माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा, फिर भूल जाओ उन जख्मों को जो तुमने दिए उसे। मोहब्बत हर जख्म की दवा है बड़ू ठाकुराइन, उसे जितने दर्द दिए हैं उतने खुशियां देना चाहता हूँ। अपने जख्म गुनाह को पछतावे के आंसू से धोना चाहता हूँ। उसका हाथ थाम इस दुनिया की हर खुशी उसे देना चाहता हूँ। गलती हो गई थी पर उसे सुधारना चाहता हूँ। इन शब्दों को कहते हुए वह लड़का फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसुओं में उसका पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। इस वक्त जो भी दर्द सहना के सामने घटित हो रहा था वे उसे बिल्कुल अपनी जिंदगी की तरह महसूस हो रहा था। हाँ, जैसल ने मेरे साथ बिल्कुल यही किया था, पर उसकी मोहब्बत ने उसके गुनाहों को शायद धुंधला कर दिया था। उसकी बेपनाह मोहब्बत के बाद भी मैंने उसे माफ नहीं किया था। मैंने उसे सजा दिलाने की ठानी थी। मैंने उसे जेल की सलाखों तक पहुंचाने का प्लान बनाया था। उसने जेल में ना सही लेकिन मौत की गोद में 4 साल बिताए, अपनी सजा भुगती। पर वे फैसला मेरा था, यहाँ भी फैसला वही करेगी जिस पर जुल्म हुआ है। ये बातें अभी तक आहना अपने मन में सोच रही थी। तभी उसके सामने बैठे सभी आदमी अपना हाथ एक साथ उठाते हुए बोले, मौत की सजा सुनाए बड़ी ठाकुर, मौत की सजा सुनाए। आहना उठकर खड़ी हुई और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं जानती हूँ किसने जो गुनाह किया है उसकी कोई माफी हो ही नहीं सकती, लेकिन इसे सजा देने का हक भी उसी के ऊपर छोड़ रही हूँ।
जिसके साथ ज्यादती हुई है। अब ललिता ये निश्चित करेगी कि इसे जेल भिजवाना चाहती है, इसे मौत देना चाहती है या फिर माफी देना चाहती है। इतना कि आना वहां से जाने को मुड़ी, तभी एक आदमी तेज आवाज में बोला, पहली बार आपका फैसला गलत है बड़ी ठाकुराइन। आहना ने पलटकर उस आदमी को देखा, फिर अपने चेहरे पर एक वेव लिए बोली, मैंने मेरा फैसला सुना दिया है और जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। वैसे भी किसी को मौत देने का हक किसी के पास नहीं है, फिर वे चाहे कोई मुजरिम ही क्यों ना हो। इतना कि आहना वहां से अंदर की तरफ चली गई। रात का वक्त। आहना इस वक्त भी ड्रेसिंग के सामने बैठी थी। उसने पिंक कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था जो कि उसके घुटनों के नीचे तक था। वो अपने हाथों में मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही थी। तभी उसे अपने कमरे में किसी की आहट महसूस हुई। उसने पलटकर एक नजर जहान को देखा जो आराम से बिस्तर पर सो रहा था। इसके बाद आहना ने पूरे कमरे में अपनी नजरें दौड़ाई, कहीं कोई नजर नहीं आया। उसने देखा कि कमरे की खिड़की खुली हुई है जहां से हवा का तेज झोंका अंदर की तरफ आ रहा था। आहना उठी और खिड़की की तरफ गई। उसने तुरंत ही खिड़की बंद की। पर्दे सही से लगाए। अभी वे पर्दों को सही कर ही रही थी कि पीछे से दो बम की तेलियां आहना के पेट पर लिपट गई। आहना की चीख निकलने को थी, तभी एक हाथ आहना के पेट से हटकर उसके मुंह पर थम गया। शश वाइफ, क्या कर रही हो? शेर जाग जाएगा। जेसल की आवाज सुन आहना का डर कुछ हद तक कम हुआ। जेसल ने उसके मुंह से अपना हाथ हटाया और उसकी कमर को पकड़ते हुए झटके से उसे अपनी ओर घुमाया। आहना के हाथ जेसल के कंधों पर ठहर गए। जेसल ने उसके गले के पास अपनी नाक रब करते हुए एक गहरी सांस ली। उसने बड़े सुकून के साथ स्मेल किया, पागल कर देने वाली खुशबू। जेसल की बात सुन आहना ने उसके सीने में कुछ करते हुए से जुड़ गया और गुस्से में बोली, तुम अंदर कैसे आए और क्यों आए? पूरे 4 साल बाद इस कमरे में आया हूँ थी, 2 मिनट सुकून की सांस तो लेने दो। आते ही इंक्वायरी शुरू कर दी तुमने। इतना कहते हुए जेसल आराम से फैलकर सोफे पे बैठ गया। आहना कुछ पल गुस्से में उसे घूरती रही, फिर उसके करीब आकर बोली, यहाँ सो रहा है यहाँ पर, अगर उसकी नींद खुल गई और उसने तुम्हें देख लिया तो? फैसल ने आहना की कलाई पकड़ अचानक ही उसे अपने ऊपर खींच लिया। अगर देख लेगा तो मैं कौन सा गेर हूँ बता देना उसे, चीज का बाप हूँ मैं। आहना के हाथ इस वक्त जेसल के कंधे पर थे और जेसल ने उसकी पतली कमर को टाइटली होल्ड कर रखा था। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगी, जब तक तुम अपने इल्लीगल काम और गुनाह के रास्तों को छोड़कर सही रास्ते पर नहीं आओगे तब तक मैं जहान को तुमसे नहीं मिलवाने वाली। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा 1% अंश भी जहान के बिहेवियर में शामिल हो। आहना गुस्से भरे अल्फाजों में बोली। जैसल हल्का मुस्कुरा कर बोला, वो तो पूरा का पूरा मेरा ही अंश है वाइफी, फिर कैसे रोक पाओगी कि मेरे गुण उसके अंदर न आए? खैर मैं खुद भी नहीं चाहता कि वे मेरी तरह बने, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आ रहा। तुम अपने बेटे से दूर रह सकते हो लेकिन गलत रास्ते नहीं छोड़ सकते। आहना ने बेहद संजीदा होकर यह सवाल किया। जैसल ने उसकी कमर से अपना एक हाथ बस हटा उसकी जुल्फों को सवारा और सीरियस होकर बोला, बेटे से पहले तुम हो मेरे लिए वाइफी, तुम हो तो वे है, तुम हो तो मैं हूँ। तुम बस मुझे एक बात का जवाब दे दो, मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं? जैसल के सवाल पर आहना शांत रह गई। उसके लब खुलते लेकिन शब्द बाहर ना निकल पाते क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता था उससे बोलना क्या है। आहना को ऐसे उलझनों में फंसा हुआ देख जैसल ने उसके लबों को अपने लबों से छू लिया। बड़ी ही नजाकत से बस एक पल के लिए छुआ और वापस उसके चेहरे को देखने लगा। जवाब देने में इतना वक्त लगा रही हो वाइफी, मना ही कर दो, मैं कौन सा बुरा मानने वाला हूँ? जैसल ने जिस तरह आहना के लबों को छुआ उससे आहना की धड़कनें बेहद तेज हो गई थी। वे घबराते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कुछ भी, छोड़ो मुझे। आहना ने उठने की कोशिश की तो जैसल ने झटके से उसे सोफे से लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। क्या कर रहे हो जैसल? तुम कभी भी शुरू हो जाते हो, तुम शर्म नहीं आती क्या? जैसल ने आहना के गले को चूमा और उसके चेहरे को देखते हुए मुस्कान लिए बोला, शर्म और जैसल में खुद एक ही सेटिंग में नहीं आते वाइफी, दोनों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं। जेसल के चेहरे पर सवार भाव देख नहना थोड़ा चिढ़ गई। उसने अपने होंठ टेढ़े कर लिए। तो क्या कहती हो वाइफी, हमारे बेटे के लिए उसका छोटा भाई या बहन लाने की तैयारी करे? जैसल मजाक अंदाज में बोला। ये सुन नहना की आंखें बड़ी हो गई। उसने गुस्से में कहा, नो जेसल, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती ऐसा कुछ भी किया तो? जेसल ने अचानक ही आहना के लब पर अपनी उंगली रख दी, फिर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, तुम्हें वाइफी तुम्हें वाइफी मना ही कर दो, मैं कौन सा बुरा मानने वाला हूँ? जेसल ने जिस तरह आहना के लबों को छुआ उससे आहना की धड़कनें बेहद तेज हो गई थी। फिर घबराते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कुछ भी, छोड़ो मुझे। आहना ने उठने की कोशिश की तो जेसल ने झटके से उसे सोफे पे लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। क्या कर रहे हो जेसल? तुम कभी भी शुरू हो जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? जेसल ने आहना के गले को चूमा और उसके चेहरे को देखते हुए मुस्कान ले बोला, शर्म और जेसल की खुद एक ही सेटिंग में नहीं आते वाइफी, दोनों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं। जेसल के चेहरे पर शांति भाव देख आहना थोड़ा चिढ़ गई। उसने अपने होंठ टेढ़े कर लिए। तो क्या कहती हो कि हमारे बेटे के लिए उसका छोटा भाई या भाई बहन लाने की तैयारी करें? आई एम सॉरी, थोड़ा सा रिपीट हो गया ये पार्ट, प्लीज एडजस्ट कर लेना।
तो जैसल ने अचानक ही आहना के लब पर अपनी उंगली रख दी, फिर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, तुम्हें आज भी मुझ उस पर यकीन नहीं आया अब आईफी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट करूंगा? कभी नहीं यार, मर जाऊंगा पर तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। इस बात का प्रूफ दे चुका हूँ तुम्हें, अब तो एतबार रखो। जैसल की बात सुन आहना ने उसकी दर्द से भरी आंखों में देखा। दोनों ही नजरों के भाव में उलझे रहे। जैसल ने आहना की हथेली को पकड़ अपने गाल पर रखा, फिर अपने आंखों में नमी लिए बोला, तुम प्यार से छू लो बस मुझे, मैं अभी चला जाऊंगा। आहना हद से ज्यादा गंभीर थी इस वक्त। उसने अपने कोमल हाथों से जैसल के गालों को छुआ, उसके बालों को सुलझाया, फिर अपना चेहरा आगे कर बारी बारी से उसके गालों को चूम लिया। जैसल की आंखें सुकून से बंद हो गई। इस वक्त आहना को नहीं पता था कि वे ऐसा क्यों कर रही है। जैसे खुद ब खुद उससे सब कुछ होता चला जा रहा था, क्योंकि जैसल की आंखों में झांकते ही वे खुद को भूल जाती थी। अगले ही पल आहना ने हल्के से जैसल के कठोर लबों पर अपने लब रख लिए। जैसल की सांसें बेहद तेज हो गई। जाने कब उसका हाथ आहना की कमर से सरकते हुए उसके सीने तक पहुंच चुका था और वो बड़े प्यार से आहना की चेस्ट को प्रेस करने लगा था। आहना अभी भी जैसल के हार्ट बीट्स को अपने होठों के बीच लिए हुए सक कर रही थी। दोनों की सांसें बेहद तेज थी, बदन में एक हलचल महसूस हो रही थी। इश्क के दरिया में दोनों डूबते जा रहे थे। दोनों की आंखें बंद थी, पूरी तरह से एक दूसरे की छुआ कुछ महसूस कर रहे थे। तुम्हारी इजाजत हो तो आगे बढ़ जाऊं वाइफी, जैसल ने आहना के कान में फुसफुसाकर कहा। जैसल की आवाज सुन आहना ने झट से अपनी आंखें खोली। अब जाकर उसे खुद का होश आया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसल के साथ इन लम्हों में वे इतना आगे बढ़ चुकी थी। दूर हटो, आहना गुस्से में बोली। जैसल उसके ऊपर से नहीं उठा। वे आश्चर्य में बोला, अचानक क्या हुआ? हो जाओ ना वापस उन लम्हों में जैसे भी थोड़ी देर पहले खो गई थी। आहना ने उसे पुश किया। जैसल न चाहते हुए भी बिना मन के उसे उसके ऊपर से उठ गया। आगे बढ़ते हैं ना वाइफी प्लीज, जैसल ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। आहना ने उसकी बाजू पकड़ी और चिढ़ते हुए बोली, तुम निकलो यहाँ से। एक ही बात बार बार दोहराने का शौक नहीं है। मैंने कह दिया ना कि तुम जब तक सब कुछ छोड़कर आगे नहीं बढ़ोगे तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मुझे एक क्रिमिनल से कोई रिश्ता नहीं रखना। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। इतना कह जैसल ने कमरे की खिड़की खोली। आहना आंखें बड़ी किए हुए बस उसे देखे जा रही थी। तभी जैसल वापस पीछे पलटा। पूरा आहना के सिर के पीछे हाथ लगा, उसके लबों को चूम लिया। आहना ने जैसल का कॉलर पकड़ लिया। जैसल ने उसके लबों को आजाद किया और तिरछी मुस्कान लिए बोला, तुम मानो या ना मानो लेकिन तुम्हें इस क्रिमिनल से मोहब्बत है। वाइफी मोहब्बत है तुम्हें? आहना बिल्कुल खामोश रह गई। जैसल उस खिड़की से कूदकर बाहर जा चुका था, लेकिन आहना अभी भी ऐसे ही खड़ी रही, क्योंकि जाते जाते जैसल जो शब्द कह के गया था उन शब्दों ने आहना को अपनी अंतरात्मा में झांकने पर मजबूर कर दिया था। उसने खिड़की बंद की और आकर बिस्तर में लेट गई। उसके दिमाग में जैसल के कहे हुए शब्द अभी भी गूंज रहे थे, तुम मानो या ना मानो लेकिन तुम्हें इस क्रिमिनल से मोहब्बत है वाइफी, मोहब्बत है तुम्हें उससे। उसने चिढ़ मच रही थी इन फीलिंग से, खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्या सच में मुझे उससे प्यार है? क्या सच में एक क्रिमिनल से मोहब्बत है मुझे? वह तो मेरा गुनाहगार था। बेशक उस गुनाह को उसने अपने बेपनाह इश्क से धो दिया था, पर कैसे उससे प्यार कर सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं करती उससे प्यार। मैं बिल्कुल भी नहीं करती उससे प्यार। कभी नहीं करूंगी। मैं 4 साल उसके लिए तड़पी हूँ, लेकिन ये प्यार नहीं था। वे एक बोझ था, वे एक गिल्ट था, वे बस इंसानियत की फीलिंग थी कि मेरी वजह से उसकी जान गई, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आहना ने काफी देर तक खुद से बातें की, खुद को समझाया, अपनी फीलिंग को दफनाया, क्योंकि उसे सोचकर भी अजीब सा लग रहा था कि उसे जैसल जैसे इंसान से प्यार हो गया है। वह किसी भी कीमत पर इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह जूही इस वक्त बाहर थी क्योंकि उसका फोन रिंग हो रहा था, तो वे बात करने के लिए बाहर आ गई थी। दूसरी तरफ से आवाज आई, चीजें सुन जूही मुस्कुरा कर बोली, नहीं नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चला। जहान बाबा तो कल से बहुत ज्यादा खुश है। कुछ पर रुक कर वो वापस बोली, आज का क्या प्लान है? जी ठीक है, इतना कह जूही ने फोन कट किया। तभी अचानक ही पीछे से किसी ने उसके कान से उसका मोबाइल खींच लिया। जूही ने आंखें बड़ी करते हुए पीछे की तरफ देखा, जहाँ राका खड़ा था। राका को देखते ही वे थोड़ा घबरा सी गई। वे हिचकिचाते हुए बोली, मेरा फोन वापस कीजिए। राका ने कुछ पलों से घूरा, फिर उसके फोन पर कुछ करने लगा। पासवर्ड बताओ। राका की कड़क आवाज सुन एक पल के लिए जूही घबरा गई, लेकिन अगले ही पल वो खुद को मजबूत करते हुए बोली, आप ऐसे मेरी पर्सनल चीजों में नहीं घुस सकते। मैं आपको अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताऊंगी। आप मेरा मोबाइल लौटा दीजिए, नहीं तो मैं बड़ी ठाकुराइन से आपकी शिकायत कर दूंगी। जूही की बात सुनते ही राका ने गुस्से में उसकी कलाई जोर से पकड़ी और उसे घसीटते हुए आगे की तरफ ले गया। क्या बदतमीजी है, छोड़िए मुझे। लेकिन राका उसे खींचते हुए दूर लेकर गया और हवेली के किनारे की तरफ बने आउट हाउस के अंदर ले जाकर झटके से उसका हाथ छोड़ा। जो भी जमीन पे गिर गई। उसकी आंखों में आंसू थे। इस वक्त वे अपनी कलाई को सहला रही थी, जो कि राका की सख्त पकड़ से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। राका उसके सामने अपने पंजों के बल बैठते हुए बोला, अब अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ, वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। जूही ने अपना सिर झुका लिया।
वे रो रही थी। इस वक्त राका ने जूही का चेहरा अपनी कठोर हथेली में भिरा और जबरदस्ती उसे ऊपर उठाया। जूही अपनी डबडबाई आंखों से राका को देखे जा रही थी। पासवर्ड, राका फिर कड़क लहजे में बोला। जूही ने ना चाहते हुए भी अपनी कांपती आवाज में राका को पासवर्ड बताया। राका ने उसका फोन ओपन किया और लास्ट कॉल जिस नंबर से आई थी उसे अपने मोबाइल में डायल करने लगा। उसने अपने मोबाइल से उस नंबर पर कॉल किया तो वह नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। इस बात से टाका को बेहद चिढ़ मची क्योंकि उसने सोचा था कि उस नंबर पर बात करके या फिर उसकी लोकेशन ट्रेस करके वह जूही का राज जान लेगा कि आखिर वे क्या छुपा रही है। लेकिन इस वक्त राका का प्लान फ्लॉप हो चुका था। उसने अपनी लाल आंखों से जूही को घूरा तो जूही ने मासूमियत से अपना सर झुका लिया। अगले ही पल राका ने उसकी बाजू कसकर पकड़ी और उसे जमीन से उठाते हुए अपने बेहद करीब कर लिया। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। हक दिया है बड़ी ठाकुराइन ने मुझे कुछ भी करने का, लेकिन नहीं, अब तो मुझे देखना है कि तुम कितनी पक्की खिलाड़ी हो। देखना है कि आखिर कौन सा खेल खेल रही हो, क्या करने की कोशिश कर रही हो, पार्टनर कौन है तुम्हारा। जूही के ने कुछ कहना जूही ने कुछ नहीं कहा। राका ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा, फिर उसका फोन वही जमीन में फेंकते हुए वहां से चला गया। जूही दांत पीसते हुए बोली, खड़ूस कहीं का इंसान है कि पत्थर, पूरा शरीर दर्द करने लगा इसके छूने से। अगले दिन आहना इस वक्त बाहर लोन एरिया में बैठी हुई थी। उसके हाथ में कोई फाइल थी जिसे वह बड़े जोर से पढ़ रही थी। तभी राका आया और उसके सामने खड़ा हुआ। आप फ्री है, हम बैठो ना। आहना अभी भी अपनी फाइल में ही ध्यान लगाए हुए थी। राका उसके सामने की चेयर में बैठ गया और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, वो राजन चौधरी गांव के लोगों में फूट डाल रहा है कि अब आपको गांव के मुखिया पद से हटाया जाए। आप में नया करने की क्षमता नहीं है। वे लोगों के मन में अपने लिए समर्थन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने गांव के लोगों को अपनी तरफ कर लिया तो राका की बात सुन आहना ने अचानक वो फाइल बंद कर ली और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, गांव के लोग बेशक मेरे फैसले से नाखुश हो सकते हैं राका, पर वे मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे। मुकुद मुकुद अंकल कहते थे इस गांव के लोगों पर उनका बहुत बड़ा एहसान है। ये पूरा का पूरा गांव मुकुद अंकल का बसाया हुआ है, तो फिर ये लोग जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद क्यों करेंगे। राका खामोशी से आहना की बातें सुन रहा था। आहना ने हल्का मुस्कुराकर कहा, वैसे भी तुम इस गांव के लोगों पर एहसान करती हूँ, फ्री में उनका इलाज करती हूँ, फ्री में उन्हें दवाइयाँ देती हूँ। अब इन एहसानों का कुछ तो बदला चुकाएंगे ना वो लोग। राका ने सहमति में अपना सिर हिलाया, फिर बोला, इस राजन को तो मैं देख लूंगा, आप चिंता मत करिए। हाथी अपनी चाल चलेगा तो कुत्ते तो भौंकेंगे ही ना। जाने दो उस पर, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर चारू इस वक्त ध्रुव के ऑफिस आई थी क्योंकि उसे ध्रुव से मिलने का मन कर रहा था। अपने केबिन का गेट खोला ही था कि उसकी नजर हद से ज्यादा हैरान रह गई। आंखों में कुछ नमी सी भर आई थी क्योंकि इस वक्त ध्रुव चेयर पर बैठा था और एक लड़की उसके ऊपर झुकी हुई थी। वे लड़की क्या कर रही थी वे तो चारू को समझ नहीं आया। असल में ध्रुव का चेहरा उस लड़की की ओट में छुपा था। ध्रुव, चारू ने अपनी कांपती हुई आवाज में ध्रुव का नाम पुकारा। वे लड़की जल्दी से ध्रुव से दूर हुई। ध्रुव अपनी शर्ट को झाड़ते हुए उठकर खड़ा हो गया। अरे चारू, तुम कब आई। चारू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कभी उस लड़की को तो कभी ध्रुव को देखे जा रही थी। देविका, यू कैन गो नाउ, मैं ये फाइल चेक कर लूंगा, ध्रुव ने उस लड़की को देखते हुए कहा। वो लड़की चुपचाप वहां से चली गई। चारू ने उसे तब तक घूरा जब तक कि वे केबिन से बाहर नहीं निकल गई। चारू, वहां खड़ी क्यों हो, आओ ना प्लीज, ध्रुव ने सहज शब्दों में कहा। चारू ने गलानी भरे अल्फाजों में कहा, क्या हो रहा था यहाँ पर, वो लड़की तुम्हारी इतनी क्लोज क्यों थी। चारू का सवाल सुन ध्रुव की भौहें सिकुड़ गई। चारू, आई थिंक तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। गलती से मेरी शर्ट पर पानी गिर गया था, वो खुद ही आगे बढ़कर साफ करने लगी। मैंने उसे मना भी किया कि मैं कर लूंगा, बट वे मेरी हेल्प। ध्रुव की बात को बीच में काटते हुए चारू गुस्से में बोली, क्या हेल्प, तुम खुद से नहीं कर सकते थे साफ, कर सकते थे साफ, क्या बहाना चाहिए था तुम्हें किसी और के करीब जाने का। चारू के चेहरे पर गुस्से भरे भावों को पड़ते हुए ध्रुव हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर उसकी कलाई पकड़ उसे अपने तरफ खींच लिया। क्या है जाने मन, अभी से बीवियों की तरह गुस्सा करने लग गई। शादी की बात तो तुम मेरी आंखें ही फोड़ दोगी ताकि मैं किसी लड़की पर नजर न डालूं। इतना प्यार करती हो क्या तुम मुझसे। ध्रुव ने चारू की कमर को अपने हाथों में फोल्ड कर रखा था और उन दोनों के चेहरे बेहद नजदीक थे। इस वक्त चारू ने मुंह बनाते हुए कहा, जब मैं डॉक्टर रोहन से बात करती हूँ या उनका जिक्र करती हूँ तो तुम भी तो ऐसा ही चीखते हो मुझ पर। अगर तुम मेरे लिए पॉजिटिव हो तो मैं क्यों नहीं हो सकती। चारू की बात सुन ध्रुव के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने चारू की बाजुओं को पकड़ा और सीधा उसे दीवार से चिपका दिया। ध्रुव की इस हरकत से चारू की सांसें तेज हो गई। ध्रुव इस वक्त चारू के बदन पर झुका हुआ था। उसने उंगली से अपने होठों के बीच चारू के लबों को कैद किया और बड़े ही प्यार से उसे किस करने लगा। कुछ पल के बाद जब उसने चारू के लबों को आजाद किया तो चारू का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वो अपने पलके झुकाए हुए मुस्कुरा कर कहती है, कहीं भी शुरू हो जाते हो तुम ध्रुव। ध्रुव ने चारू की गाल पर उंगली चलाते हुए कहा, ठीक है, यहाँ पर रोक लेता हूँ खुद को, लेकिन रात को आऊंगा तुम्हारे पास, फिर मत रोकना मुझे।
चारू ने ध्रुव के चेहरे को देखा और बोली, ऐसे रोज रोज आई मीन ये सही होगा क्या ध्रुव? हम जल्दी से शादी कर लेते हैं ना? ध्रुव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर सहज होते हुए बोला, ऐसी बातें मत किया करो चारू, मुझे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। चारू ने ध्रुव का हाथ कसकर पकड़ लिया और इमोशनल होते हुए बोली, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ध्रुव, तुम बस मेरे नज़रिए से सोचो। मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे आज़ादी दी, मेरी जीत पर मुझे अकेले दूसरे शहर भेजा, मुझे मेरा सपना पूरा करने दिया, क्योंकि वे लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। और मैं क्या कर रही हूँ? मैं उनका भरोसा तोड़ रही हूँ, उनकी दी हुई आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा रही हूँ। मैं उनकी आंखों में धूल झोंक रही हूँ। ध्रुव, अभी लोग इतने भी मॉडर्न सोच नहीं रखते कि मेरी इस हरकत को हल्के में लें। बस मैं इसलिए चाहती हूँ कि उससे पहले उनका भरोसा मुझ पर से उठे। हम दोनों शादी कर लेते हैं। चारू की आंखों में नमी देख ध्रुव ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। मॉम डैड आउट ऑफ इंडिया है, बट उनके आने की टिकट्स हो चुकी हैं। वो लोग बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं। वो तुमसे और तुम्हारी फैमिली से मिलने वाले हैं। रियली? ये कहते हुए चारू के लब कुछ ज़्यादा ही खिल गए थे। बिल्कुल, इतना कह ध्रुव ने प्यार से चारू को अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद विलन हाउस। जेसल इस वक्त सोफे पे आराम से बैठा हुआ था। हमेशा की तरह उसके हाथ में सिगरेट थी, जिसके वे लंबे लंबे कश भर रहा था। तभी दास आकर जेसल के सामने खड़ा हो गया और बोला, हैमर आ चुका है, भेजो। जेसल बोला, ओके विलन। इतना के दास वहां से चला गया। अगले ही पल ध्रुव अंदर आया। उसने जेसल की तरफ देखा। जेसल भी उसे ही देख रहा था। जेसल ने अपनी सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाते हुए मुस्कुराकर कहा, ऐसे क्या देख रहे हो हैमर? क्या मेरी शक्ल भूल चुके हो? ध्रुव आकर जेसल के सामने की चेयर पर बैठ गया। बस वो देख ही रहा था कि मौत को छूकर ऑलमोस्ट मौत के मुंह में समा जाने के बाद कोई बाहर कैसे निकल सकता है। जेसन ने साइड टेबल पर रखा वाइन से भरा गिलास उठाकर ध्रुव की ओर बढ़ाया और एक उसने खुद ले लिया। बताओ, क्यों मिलना चाहते थे तुम मुझसे? ध्रुव ने वाइन की एक सिप ली और फिर बोला, मैंने आपको हॉस्पिटल के बाहर देखा था। मैं उस दिन चारू से मिलने गया था और आप शायद आहना से। जेसल ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस अपना ड्रिंक इंजॉय करता रहा। तभी ध्रुव दोबारा बोला, मैं आपसे बात करके बस इतना जानना चाहता था कि क्या जेम्स जिंदा है या मर चुका है? ध्रुव की बात सुन जेसल ने अपनी मुंडी टेढ़ी की और तिरछा मुस्कुराकर बोला, व्हाट डू यू मीन? ध्रुव कुछ पर रुक कर बोला, मेरा मतलब है कि मेरे सामने बैठा है इंसान जो मौत को मात देकर लौटा है, वे माफिया वर्ल्ड का किंग जेम्स है या इश्क में पागल एक दीवाना जिसने अपने प्यार की खातिर खुद अपने आप को बर्बाद कर लिया था? जेसल ने गिलास को साइड टेबल में रखा और उठकर खड़ा हो गया। शायद दोनों, क्योंकि इस बार मैं खुद के खातिर भी अपने आप को नहीं बदलने वाला। मैं अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी कुर्ता को हरगिज नहीं छोड़ने वाला। पर एक सच्चाई ये भी है कि मैं आहना से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे भी अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकता, बेशक दूर से ही सही, लेकिन वह मेरी है, सिर्फ जैसल खुद की है वह। जेसल की बात सुन ध्रुव भी अपनी चेयर से उठकर खड़ा हुआ और कुछ पल ठहर कर बोला, क्या जेम्स की दुनिया में एक बार फिर हैमर को जगह मिल सकती है? जेसल ने बिना किसी भाव के कहा, तुम इश्क में पड़ चुके हो हैमर, कहीं इस बार भी वही हसर हुआ तो नहीं होगा? वादा है मेरा, इस बार मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। इस बार आप हैमर को देखेंगे, सिर्फ हैमर। ध्रुव आपको कहीं नजर नहीं आएगा। ध्रुव की आंखों में उसका दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। जेसल हल्का मुस्कुराकर बोला, एक दफा मेरे लिए गोली खाई थी तुमने, बदले में माफी तो दे ही सकता हूँ तुम्हें। चलो फिर, जेम्स की गुनाहों की दुनिया में हैमर की जगह पक्की। ध्रुव मुस्कुरा दिया, थैंक यू सो मच जेम्स। जेसल वापस से सोफे पर बैठा और एक सिगरेट सुलगाते हुए बोला, हैमर, सबसे पहले काम ये करना है कि हमारी जो भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने सील कर दी थी उसे वापस हासिल करना है हमें। ध्रुव हल्का मुस्कुरा कर बोला, उन्हें लगा कि आपकी सारी प्रॉपर्टी सील कर रहे हैं, पर उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि आपकी प्रॉपर्टी जितनी इस जमीन पर है उतनी ही इस जमीन के नीचे भी। जैसल हंसते हुए बोला। कुछ पल बाद जैसल वापस बोला, हेमंत, मैं नहीं चाहता कि हम खुद भी कभी इस बात का जिक्र करें जो छुपा है, वे बस छुपा रहना चाहिए। ध्रुव सहमति में अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं वकील से बात करता हूँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इतना के ध्रुव वहां से निकल गया और जैसल अभी भी सिगरेट के कश भर रहा था। इधर आहना इस वक्त हॉस्पिटल से हवेली आने के लिए निकली थी। वे कार ड्राइव कर रही थी, तभी उसका फोन रिंग हुआ। एक हाथ से कार की स्ट्रिंग संभालते हुए आहना ने दूसरे हाथ से कॉल रिसीव किया। मम्मा, मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आना, पृथ्वी खा रहा है लेकिन वो मेरे साथ शेयर नहीं कर रहा है। जहान की बात सुन आहना प्यार से बोली, ओके बेबी, मम्मा भी थोड़ी देर में आपके पास आ रही है आइसक्रीम लेकर। ओके मम्मा, जहान इज वेटिंग। इतना कहकर जहान ने कॉल कट कर दिया। आहना भी मुस्कुरा दी। थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान मोबाइल पर ही था कि तभी अचानक उसकी कार की बोनट से एक लड़की टकराई। आहना ने जल्दी से ब्रेक मारी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हालांकि आहना फोन पर बात कर रही थी, इसलिए
उसने कार की स्पीड को बिल्कुल स्लो कर रखा था, फिर भी वे लड़की टकराकर जमीन पे गिर गई थी। आहना ने अपनी घबराहट को काबू किया, खुद को मजबूत किया और दरवाजा खोलकर बाहर निकली। आसपास के लोग भी अब वहां पर जमा होने लगे थे। आहना उस लड़की के पास गई। आप ठीक तो है? वो लड़की जमीन पे बैठी हुई आहना की आवाज़ सुन उसने अपने चेहरे के बालों को किनारे किया और उसे देखने लगी। आहना भी इस वक्त उस लड़की को ही देख रही थी। वो लड़की कोई और नहीं, सानिया थी। सानिया को अपने सामने देख आहना हैरान रह गई। उसने जल्दी से उसे उठाया और कार के अंदर लेकर आई। सबसे पहले बोतल उठा, उसकी तरफ पानी बढ़ाया। सानिया ने एक घूंट पानी पिया। उसकी हालत इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वो काफ़ी थकी हुई सी लग रही थी, मानो काफ़ी देर से दौड़ रही थी। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। उसे से देख आहना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या है ये सब? क्या हालत बना रखी है अपनी? आहना की बात सुनते ही सानिया रो पड़ी और उसके गले से लग गई। सानिया को ऐसे देख आहना बिल्कुल अवाक रह गई। उसने धीरे धीरे सानिया के बालों को सहलाना शुरू किया। क्या हुआ है सानिया? प्लीज बताओ मुझे। इधर हवेली में जहान इस वक्त जूही के साथ था। वे दोनों गार्डन एरिया में खेल रहे थे। तभी जहान मुंह बनाते हुए बोला, जूही आंटी, मैं बोर हो रहा हूँ। मम्मा अभी तक नहीं आई। जहान बाबा, मम्मा बस आती ही होगी, थोड़ी देर और खेल लेते हैं, तब तक मम्मा आ ही जाएगी। जूही उसे समझाते हुए बोली, जूही आंटी, हम पापा से मिलने चले। जहान अपने क्यूट होठों पर मुस्कान लिए बोला। जूही ने अब चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई और आंखें बड़ी करते हुए बोली, जहान बाबा, ये हमारा सीक्रेट है ना, इसे किसी के सामने भी नहीं बोलना है। पापा ने समझाया था ना आपको। जहान ने अपने होठ पर एक उंगली रखी और मुंह बनाते हुए बोला, सॉरी जहान बाबा, हम कल स्कूल जाएंगे, तब पापा वहीं पर मिलेंगे आपको। अभी तो अंधेरा भी हो चुका है, इस वक्त हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, आप तो जानते हो ना। जूही की बात सुन जहान का चेहरा उतर गया। लेकिन मुझे पापा से मिलने का मन कर रहा है। उसे उदास देख जूही ने एक गहरी सांस ली और फिर जहान का हाथ पकड़ते हुए बोली, फोन पर बात करोगे पापा से? जहान खुश हो गया। उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। जूही ने जहान का हाथ पकड़ा और उसे किनारे लेकर गई। फिर उसने अपने मोबाइल से एक कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ तो जूही सहजता से बोली, जहान बाबा को आपसे बात करनी है। अगले ही पल जूही ने फोन पर वीडियो कॉल आई। जूही के फोन पर वीडियो कॉल आई। जूही ने रिसो किया और जहान के सामने करते हुए उसे कहा, लो बात करो पापा से। जैसल का चेहरा स्क्रीन पर देख जहान हद से ज्यादा खुश हो गया। तो वहीं जहान को देख जैसल का चेहरा भी दुलार और प्रेम से भर गया। उसकी आंखों में थोड़ी थोड़ी नमी झलकने लगी। कैसा है मेरा लाड? पापा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? जहान मासूमियत से बोला, मैं भी अच्छा हूँ। बेबी, आप पापा को मिस कर रहे हो? जैसल बड़े स्नेह के साथ बोला, हाँ बोर हो रहा हूँ क्योंकि मम्मा अभी तक नहीं आई। जहान मुंह बनाते हुए बोला। आहना अभी तक घर नहीं पहुंची। इस बात से जैसल के माथे पर बल पड़ गए। वे सोच में पड़ गया। रात के 9 बज रहे हैं और आहन अभी तक घर नहीं पहुंची। वो ठीक तो होगी ना? जैसल एक पल के लिए बेचैन हो उठा, लेकिन उसे ध्यान आया कि जहान उसे देख रहा है, इसलिए वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, जहान आप जूही आंटी के साथ रूम में जाओ, मम्मा जल्द आपके पास आ रही है। ओके। और पापा? इतना के जहान ने मोबाइल वापस जूही को दे दिया। जूही उसे लिए हुए अंदर की तरफ चली गई, लेकिन जैसल इस वक्त बेचैन था। वे जानता था कि हाना शाम को 7 बजे तक घर चली जाती है। फिर आज 9 बजे भी वे घर नहीं पहुंची तो जैसल को उसकी चिंता सताने लगी। सबसे पहले उसने आहना को कॉल लगाई, लेकिन उसने कॉल आंसर नहीं किया। जैसल अपने माथे को रगड़ते हुए, कहाँ हो तुम वाइफी? अगले ही पल जैसल ने किसी और को कॉल लगाई। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ तो जैसल हड़बड़ा कर बोला, आहना अभी भी हॉस्पिटल में है क्या? नहीं विलन, वो तो हॉस्पिटल से कब कार निकल गई थी। उनके निकलने के बाद मैं निकला था वहां से। ये आवाज़ जैसल के आदमी की थी जिसे जैसल ने आहना के हॉस्पिटल के बाहर तैनात किया था उसकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि पिछली बार प्रकाश बिहारी ने जिस तरह आहना को किडनैप किया था, जैसल इस बात से आहना के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था। तुम वापस हॉस्पिटल जाओ और पता करो वो वहाँ है या नहीं। उस आदमी को जैसल ने ऑर्डर दिया। ओके विलन। जैसल को इतना कि उस आदमी ने कॉल कट कर दिया। कुछ देर बाद आहना इस वक्त अपने कमरे में थी। वे बिस्तर में खामोश लेटी हुई थी। वे अपने एक हाथ से अपने बगल में सोए जहान का सिर सहला रही थी और दूसरे हाथ को फोल्ड कर अपने माथे पर टिकाए हुए थी। उसकी नज़र एकटक छत की सीलिंग पर थी। क्या करूं? कैसे सानिया की हेल्प करूं? क्या मैं इस बारे में जैसल से बात करूं? नहीं, मैं उससे क्यों बात करूंगी? मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आहना के दिलो दिमाग में एक उधेड़ बुन चल रही थी। इस वक्त वे कुछ पल ऐसे ही उलझी रही, फिर अचानक से उठकर बैठ गई। उसने अपना फ़ोन देखा जिसमें 10-20 मिस्ड कॉल पड़े हुए थे। आहना
को आइडिया नहीं था कि ये जैसल का नंबर है। वे भी सोच में डूबी ही थी कि किसने इतनी बार कॉल किया होगा। तभी फ़ोन फिर से बजने लगा। आहना ने कॉल रिसीव किया और सवालिया लहजे में बोली, हेलो, कौन? तुम्हारा पति, जैसल ने कड़क आवाज में कहा। जैसल, आहना के मुंह से खुद ही जैसल का नाम निकल गया। कहाँ हो तुम? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही और घर आने में इतनी लेट क्यों हो गई? तुम ठीक हो ना? जैसल के सवालों में उसकी चिंता, उसकी बेचैनी साफ उजागर हो रही थी। लेकिन आहना खामोश रही, जैसे अभी भी कुछ सोच रही थी। जैसल ने उसे खामोश पाया तो कड़क आवाज में बोला, जवाब दो मुझे वाइफी, घर टाइम से क्यों नहीं पहुंची तुम? आहना चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें क्या है? तुम्हें तो कोई मतलब नहीं है ना कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ। तुम्हें अपने रास्तों पर चलना है ना। तुम मेरे रास्तों में आने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अपने काम से काम रखो, समझे? इतना कहकर आहना ने कॉल कट कर दी और अपना सिर पकड़ लिया। मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मन कर रहा है कि किसी का सिर फोड़ दूँ। तो वहीं आहना के इतना सुनाने के बाद जैसल मुस्कुराकर सोफे पर लेट गया। तुम्हारी ये अदा भी कातिलाना है। जब तुम मुझसे डरती थी तब भी मेरे दिल को चुरा लेती थी, और आज जब मुझे डराती हो तब भी मेरे दिल को चुरा रही हो वाइफी। अपने होठों पर मुस्कान ली आहना के ख्यालों में गुम जैसल ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन विलन हाउस। जैसल इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था। उसके सामने दास खड़ा था जो उसे कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। दास की बात को सुन जैसल ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बोला, माल मैं खुद चेक करूंगा, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। अभी दास कुछ कह ही रहा था कि जैसल ने अपने हाथ की 2 उंगली दिखा उसे वहां से जाने का इशारा किया, क्योंकि इस वक्त जैसल जहाँ बैठा था उसके सामने एक कांच की दीवार थी और उस दीवार पर उसे आहना का अक्स दिखाई दे रहा था। आहना को अपने पीछे महसूस करते ही जैसल ने दास को जाने का इशारा किया था। वे अभी आहना की तरफ मुड़ा भी नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।